नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए हमने केमिस्ट्री की क्लासें स्टार्ट की थी। उसमें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट को कर लिया था, यूनिट नंबर सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम थर्ड यूनिट पर चलते हैं। थर्ड यूनिट हमारे ऑर्गेनिक की रहेगी। ठीक है, हमने जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट पढ़ी थी वो हमारे इनऑर्गेनिक की थी। ठीक है, अब यूनिट को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि केमिस्ट्री का पेपर हमारे 70 नंबर का होता है और हमारे 5 यूनिट्स होती हैं 14-14 नंबर की, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 70। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अंक यहाँ दिए गए हैं कितने, 14। और हमारे एक जो क्वेश्चन आता है वो 10 नंबर का होता है और दो क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो हमारा 14 नंबर एक यूनिट से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए बिना हम हमारी यूनिट नंबर थर्ड को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर थर्ड, उसका नाम है कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, देख सकते हैं यूनिट नंबर थर्ड। तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की गति का प्रदर्शन, सबसे पहला टॉपिक हमारा यह रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की गति जो सहसंयोजक बंध होता है उसमें दो प्रकार से होती है, वक्र तीर संचलन और अर्ध तीर संचलन। अब मैं ये पहले ही समझा देता हूं आपको। पहला है हमारे वक्र तीर संचलन। वक्र तीर संचलन में विखंड देख लेते हैं, परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले। वक्र तीर संचलन, जब सहसंयोजक बंध का विस्मांसी विखंडन होता है तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के पास चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की इस गति को हम एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह प्रक्रिया वक्र तीर संचलन कहलाती है। आपको यहाँ उदाहरण दे रखा है ए और बी। ठीक है, अब यहाँ दोनों अणु अलग अलग हैं। जैसे हम HCl लेते हैं तो HCl मान सकते हैं। यहाँ दोनों की विद्युत ऋणता भी अलग अलग होगी। अब बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, वो बंध के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर जाएंगे जिसके लिए विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा। अगर इस एग्जाम्पल को लें तो यहाँ Cl का विद्युत ऋणता अधिक होगी, तो ये बंध के परमाणु किसकी ओर जाएंगे, Cl की ओर। तो यहाँ Cl की जगह B लिख रखा है मैंने एग्जाम्पल के रूप में। तो B की विद्युत ऋणता अधिक है, अतः ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, B की ओर जाएंगे। तो हम जब लिखेंगे तो ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी ये धनावेश हो जाएगा, और बी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, युग्म के रूप में दर्शाए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ऋण आयन। ठीक है, अतः जब भी वक्र तीर संचलन होगा तो किसका निर्माण होगा, धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होगा। आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख भी सकते हैं। जैसे HCl है तो Cl की विद्युत ऋणता अधिक होगी, अतः विस्मांसी विखंडन के बाद हाइड्रोजन धन आयन हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं CH3Cl में। तो CH3Cl में देख सकते हैं कि CH3 कम विद्युत ऋणी है और Cl अधिक विद्युत ऋणी है, तो CH3 प्लस हो जाएगा और Cl माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अर्ध तीर संचलन क्या है, जब सहसंयोजक अणु का विस्मांसी, यहाँ विस्मांसी हुआ था तो यहाँ क्या होगा, समांसी विखंडन। तो अर्ध तीर संचलन में समांसी विखंडन होता है, तो बंध एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के मध्य समान रूप से वितरित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस गति को दो तीर से प्रदर्शित करते हैं, अतः इसे अर्ध तीर संचलन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ जो अणु अणु ले रखा है वो अणु है, दोनों सेम सेम है। जैसे यहाँ ए और ये, जैसे Cl2 हो गया तो Cl2 में ये भी Cl रहेगा, ये भी Cl रहेगा, अतः दोनों की विद्युत ऋणताएं क्या होगी, सेम। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को भी समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ये सहसंयोजक अणु, जब सहसंयोजक अणु है वो जब विखंडित होगा तो ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और इस वाले ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो किसका निर्माण होगा, तो मुक्त मूलक का निर्माण होगा। अतः हम कह सकते हैं कि समांसी विखंडन में, समांसी विखंडन, तो समांसी विखंडन में किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलक का। और विस्मांसी विस्मांसी विखंडन में किसका निर्माण होगा, तो धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों सेम अणु ले रखे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन है, समान विद्युत ऋणता होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। उसी प्रकार आप क्लोरीन में देख सकते हैं, Cl2 होगा तो एक क्लोरीन का, एक बंध का इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और एक बंध का इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो निम्न प्रकार होगा। अब जो
हमने अर्धतीर और इसमें पढ़ा है वक्रतीर संचलन में विषमांसी और समांसी। अब उनको देख लेते हैं। तो समांसी विखंडन क्या है? तो समांसी विखंडन देख लिए, सहसंयोजक बंध का वह विखंडन जिसमें बंध का एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य समान रूप से वितरित हो जाता है, समांसी विखंडन कहलाता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो भी बंध होगा वो दो समान परमाणुओं के बीच में बना होगा, और जब ये टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बंध का इस वाले के पास चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास चला जाएगा। तो ये भी मुक्त मूलक बन गया और ये भी मुक्त मूलक बन गया। तो समांसी विखंडन से किसका निर्माण हुआ? मुक्त मूलक का। ठीक है, ये इसने लिख भी रखा है कि इस विखंडन से सदैव मुक्त मूलक का निर्माण होता है, समांसी विखंडन। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार विषमांसी विखंडन में देखिए कि सहसंयोजक बंध का वह विखंडन जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के पास चले जाते हैं, विषमांसी विखंडन कहलाता है। अब यहाँ दोनों परमाणु अलग अलग होंगे तो उनकी जो विद्युत ऋणताएं वो भी अलग अलग होगी। अतः जिसकी विद्युत ऋणता यहाँ बी की ज्यादा दिखा रखी है तो बी के पास चला गया और इलेक्ट्रॉन अधिक होने की वजह से ऋणायन हो गया, और इसके इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यह धनायन हो गया। तो विषमांसी विखंडन में हमेशा किसका निर्माण होगा? धनायन और ऋणायन का निर्माण होगा। तो ये सदैव धनायन और ऋणायन का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो इस चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। ये ऊपर भी स्टार्ट ही है, पर वैसे असली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभिकर्मक रिजेंट क्या होते हैं? वह स्पीशीज जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, अभिकर्मक कहलाते हैं। और अभिकर्मक के बारे में आप सभी को पता भी होगा कि अभिकर्मक क्या होते हैं, क्योंकि ये तो 12th क्लास में भी आ जाते हैं कि यह अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। उसके बाद अब अभिकर्मक के यहाँ हमें क्या है, ऐसे परिभाषाएं नहीं पढ़नी, हमें इसके प्रकार पढ़ने होते हैं। तो अभिकर्मक हमारे कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होगा और दूसरा अभिकर्मक होगा हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब आप यहाँ सब आप देख भी सकते हैं डायरेक्ट कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन अस्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो वो स्नेह करेगा। जब भी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेह होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है? जिसके पास धनायन चार्ज होता है। तो सभी धनायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं। वह अभिकर्मक जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब इसके जो देख लेते हैं, यह अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह दर्शाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह लुईस अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि लुईस अम्ल क्या होते हैं? अभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, यानी लुईस अम्ल जैसे व्यवहार दर्शाते हैं। उसमें क्या होता है? लुईस अम्ल में भी ऐसा होता है। ठीक, यह दो प्रकार के होंगे। एक तो धनायन इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकते हैं, दूसरा उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकते हैं। धनायन इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या होगा? सभी जिस पर धनायन चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे। ठीक है, सभी धनायन भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। CH3 प्लस है, Na प्लस है, NO प्लस है, NO2 प्लस है, Cl प्लस है। ठीक है, उसके बाद उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करते हैं या फिर वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे BeCl2, BeCl3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, FCCl, FCl3, etc। और ये एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप 2-3 एग्जाम्पल को याद रखकर भी बता सकते हैं, क्योंकि जो धनायन होगा वो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा ही। उसके बाद सेकंड हमारा अभिकर्मक है, वह है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसे Nu माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको दर्शा रखा है Nu माइनस से। इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गया। उसके बाद इसकी परिभाषा देखिए, यह स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अधिकता होगी
यानी उस पर ऋणायन चार्ज होगा। मान लो जो भी कैसे भी तत्व होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी उस पर ऋणायन चार्ज है। ऋणायन चार्ज है तो ये धनायन चार्ज की ओर आकर्षित होगा, यानी धनायन चार्ज या नाभिक की ओर। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि जिस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज अधिक होगा वो धनायन की ओर आकर्षित होगा। तो सभी ऋणायन क्या होंगे, वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होंगे। ठीक है, यह अभिकर्मक यह नाभिक के प्रति स्नेह दर्शाते हैं और इसे NU द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और दान करने वाला लुईस सार की तरह व्यवहार करते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल्स और एक है उदासीन या LP युक्त अणु। ठीक है, अब जो दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो क्या होगा, नाभिक स्नेही। तो आपको सभी को पता है जिसके पास ऋणायन चार्ज है यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकता है और त्याग करने वाले क्या होंगे, नाभिक स्नेही। ठीक, उसके बाद आपको उदासीन, ऐसे उदासीन या फिर LP युक्त, इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त। तो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा जिसके पास, जैसे यहाँ H2O दे रखा है, H2O दे रखा है तो O पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दान कर सकता है, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इसे भी हम क्या कर देंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण दे रखे हैं सभी हेलोजन तत्व। तो सभी को एक साथ दर्शाने के लिए X माइनस के रूप में दर्शा देते हैं, जिसमें चारों हेलोजन आ गए। OH माइनस हो गया, OR माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, SO4 माइनस 2 हो गया, उसके बाद H2 हो गया, इसके बाद ROR हो गया, ROH हो गया, NH3 हो गया क्योंकि इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, RNH2 हो गया, R3N हो गया। अब उसके बाद हमारा जो अभिकर्मक है वो कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाकारक वो उत्पाद के मध्य बनने वाली स्पीशीज को मध्यवर्ती कहते हैं, क्योंकि जब भी अभिक्रिया कंप्लीट होती है, मान लो जैसे अभिक्रिया है ए से ही स्टार्ट होती है, ये हमारा अभिकर्मक है और बी भी हमारा अभिकर्मक है। अभिकर्मक से स्टार्ट होगी तो बीच में कोई उत्पाद बनेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा लास्ट उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो ये जो बीच में बना वो बीच में बनने वाला है क्या है, मध्यवर्ती। ये हमारा मध्यवर्ती होता है। अब मध्यवर्ती में आप देख सकते हैं कि कभी मुक्त मूलक बन जाता है, तो कभी कार्ब केटाइन बन जाते हैं, कार्बीन बन जाता है, नाइट्रीन बन जाता है, बेंजाइन बन जाता है। तो वो सभी को मुक्त जो हमारे मध्यवर्ती है उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 6 भागों में इन्होंने विभाजित किया गया है। पहला है मुक्त मूलक, दूसरा है कार्ब केटाइन, तीसरा है कार्बोनियन, उसके बाद चौथा है कार्बीन, पांचवा है नाइट्रीन, छठा है बेंजाइन। ठीक है, ये हमारी रासायनिक गतिकी के अनुसार क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रमागत संक्रमण अवस्थाओं के मध्य बनने वाले न्यूनतम ऊर्जा युक्त अवस्थाओं को मध्यवर्ती कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी आ जाती है। तो फर्स्ट वाला मुक्त मूलक आज हम पढ़ लेते हैं, कौन सा है, फर्स्ट मुक्त मूलक के रूप में। तो इस पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा ग्रीन तो है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो मुक्त मूलक में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन स्पीशीज को मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक, अब यहाँ भी समान से विखंडन होता है क्योंकि हमें मुक्त मूलक पढ़ना है, और मुक्त मूलक कब बनेगा, जब समान से विखंडन होगा। तो समान से विखंडन यहाँ होगा। ठीक, आप देख सकते हैं उदाहरण दे रखा है कि ए और ए है, तो ए में क्या है कि समान विद्युत ऋणी है, तो समान विद्युत ऋणी है तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास होगा। ठीक है, तो ये दो मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। एग्जाम्पल के रूप में क्लोरीन देख सकते हैं कि क्लोरीन में दोनों की सेम विद्युत ऋणता है, तो एक मुक्त मूलक दूसरा मुक्त मूलक, तो इसे कहेंगे क्लोरीन का मुक्त मूलक। ठीक, अब जो है मुक्त मूलक बने उनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो गुणधर्म में मुक्त मूलक उदासीन होते हैं, आपको इसमें ना तो धन चार्ज दिख रहा होगा ना ही इसमें ऋण चार्ज दिख रहा होगा। तो ये क्या होते हैं, मुक्त मूलक हमेशा उदासीन होते हैं। इसका निर्माण सदैव समानसी विखंडन द्वारा होता है, इसकी वजह से होगा समानसी विखंडन,
क्योंकि समान से विखंडन क्या होता है, मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस वजह से समान से और समान से विखंडन को हटाया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, इसका अष्टक अपूर्ण रहता है, अतः यह अस्थायी होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि CH3 है, CH3 डॉट, तो ये भी एक मुक्त मूलक है, और मुक्त मूलक है आप इसमें देख सकते हैं कि C, एक H, दूसरा H, तीसरा H और एक मुक्त मूलक। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 3 इंटू 2 6, तो ये हो गए। और एक मुक्त मूलक का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो प्लस एक कितने, 7, 7 हो गए। अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 8 की, परंतु ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हमारा अष्टक क्या होता है, अष्टक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, अष्टक अपूर्ण होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करके क्या करता है, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक है, और क्रियाशीलता अधिक होती है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, परंतु ये तो पांचवा पॉइंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लुईस अम्ल की तरफ व्यवहार दर्शाता है। पांचवा पॉइंट, अष्टक अपूर्ण होने के कारण ये स्थायित्व कम होती है और क्रियाशीलता अधिक होती है, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करके अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेता है और क्रियाशीलता आसानी से कर लेता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ दे रखे हैं CH3 है, तो CH3 में बिंदु के रूप में इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है, तो हम जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसे बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक अनुचुंबकीय या रंगीन होते हैं, ठीक है। तो ये अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, ठीक है। आपने 12वीं में पढ़ा भी होगा, और ये रंगीन होते हैं, ठीक है, कलरफुल होते हैं, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 क्या है, यह अभिक्रिया जिसमें मध्यवर्ती के रूप में मुक्त मूलक बनते हैं, तो वह अभिक्रिया यहाँ लिख नहीं रखा है, तो इस क्या कहलाती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया, यहाँ लिख देंगे मुक्त मूलक अभिक्रिया, मुक्त मूलक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है हमारा मेथी मेथिल मुक्त मूलक यानी CH3। अब CH3 का आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर को देख लीजिए कि CH3 डॉट, ठीक, तो C, एक ये 6 हो गया हमारा, और जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार है, एक समतल त्रिभुज की तरह बनेगा। ये आपको एक त्रिभुज बनता नजर आ रहा होगा, यहाँ बनाकर बता देता हूँ कि ये देखिए त्रिभुज बन गया। तो आकृति कैसी होगी CH3 की, समतल त्रिभुजाकार। उसके बाद संकरण, संकरण आप देख सकते हैं sp2 है, ठीक, संकरण तो आपको देखना ही आता होगा, कितने हैं, sp2, ठीक है। तो उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 9 हो गया। पॉइंट नंबर 10 क्या है, मुक्त मूलक की स्थायित्व का क्रम। अब इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद स्थायित्व के क्रम को आपको दर्शाता हूँ, ठीक है, हो जाएगा इतने में हमारा काम। तो इस पर आप स्थायित्व के क्रम पर थोड़ा चलिए और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको दे रखा है तृतीयक मुक्त मूलक, द्वितीय मुक्त मूलक, फर्स्ट मुक्त मूलक और मेथिल मुक्त मूलक। तो सबसे पहले आप देखिए मेथिल मुक्त मूलक को। मेथिल मुक्त मूलक में आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो किस प्रकार बनाया जाएगा, C, एक H और दूसरा H, ये दूसरा ये तीसरा H हो गया, ठीक है। और इस पर कार्बन, तो ये पॉइंट हो गया। आप सभी को होगा कि कार्बोनाइन होता है, और यहाँ जो मुख्य अणु है तो वह C है, और C पर क्या है, कार्बोनाइन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद CH3, CH3 CH2 ये होगा। मैंने इस एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसको, समूह को जोड़ दिया है, CH3 समूह को जोड़ दिया है, तो ये मेन कार्बोनाइन है। उसके बाद तो एक किस, हमारे दो तो हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो ये CH3 जोड़ दिया, ठीक, और ये हमारे दो हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद मैंने लिखा CH3 CH3 डबल कर दीजिए और एक H हो गया। अब मैंने दो, एक हाइड्रोजन को और हटा दिया और उसके स्थान पर क्या कर दिया, CH3 समूह को जोड़ दिया, ये CH3 समूह हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया।
उसके बाद CH3 के 3 समूह जोड़ दिए और केवल कार्बन का। तो ये CH3, ये भी हमारा CH3 और ये भी हमारा CH3, ठीक है। अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि प्लस आई प्रभाव क्या है। तो प्लस आई प्रभाव अगर किसी को पता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को, जिसका भी प्लस आई प्रभाव है, वह अपने इलेक्ट्रॉनों को या बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर की ओर धकेलता है। और हाइड्रोजन की अपेक्षा CH3 का प्लस आई प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है। तो CH3 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित न करके अपने से दूर धकेलेगा, प्लस आई CH3 का प्लस आई प्रभाव क्या है, अधिक। प्लस आई प्रभाव अधिक है तो ये अपने बंद के इलेक्ट्रॉनों की किसकी ओर धकेलेगा, सी की ओर धकेलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो कार्ब, और एक और बात बता दूं कि जो भी कार्ब धनायन होते हैं, कार्ब धनायन जितना कम धनायन चार्ज होगा, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं जितना कम कार्ब धनायन की प्लस चार्ज होगा वह उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए आप CH3 में देखेंगे तो CH3 के बंद के इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन इसकी ओर धकेलने में कम सक्षम होंगे, क्योंकि इनके पास, हाइड्रोजनों के पास कोई प्लस आई प्रभाव नहीं होगा। ठीक, उसकी अपेक्षा अगर आप सेकंड वाले में देखेंगे, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला हो गया और ये फोर्थ वाला हो गया। आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक CH3 प्रभाव है, यानी CH3 समूह है, तो ये अपने बंद के इलेक्ट्रॉनों को किसकी ओर धकेलेगा, इस C की ओर धकेलेगा। इस C की ओर धकेलेगा तो इसका जो धनायन चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर धकेल रहा है तो इसका धनायन चार्ज कम होगा, ठीक है। तो ये इस वाले धनायन चार्ज, इस कार्बन पर उपस्थित धनायन चार्ज की अपेक्षा इस वाले कार्बन का धनायन चार्ज कम होगा। उसके बाद जब आप थर्ड पॉइंट पर जाएंगे तो थर्ड पॉइंट पे 2 CH3 समूह होंगे, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन C की तरफ धकेलेगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन C की तरफ धकेलेगा। तो ये सेकंड की अपेक्षा इस वाले कार्बन का जो धनायन चार्ज है वो बहुत कम होगा, ठीक है, ज्यादा कम होगा। इसका कम धनायन चार्ज होगा और इसका सबसे, देखिए इस पे कम धनायन चार्ज, इस पे इससे थोड़ा ज्यादा धनायन चार्ज होगा और इस पे इस सबसे ज्यादा धनायन चार्ज होगा। उसके बाद अगर मैं तीनों ही समूह CH3 होंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी C की ओर धकेलेगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन C की ओर धकेलेगा और ये भी इलेक्ट्रॉनों को C की ओर धकेलेगा। तो इस पर धनायन चार्ज न के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी जिस पे धनायन चार्ज कम उसका स्थायित्व ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका रहेगा, जिसके पास धनायन चार्ज कम, और सबसे धनायन चार्ज किसके पास कम होगा, थर्ड फोर्थ वाले पॉइंट के पास, यानी CH3 इसके पास, क्योंकि ये सभी तीन समूह हैं धनायन चार्ज को इस केंद्र वाले कार्बन की ओर धकेलने में। तो इसका जो धनायन चार्ज होगा वो न के बराबर हो जाएगा, यानी इसका सबसे कम धनायन चार्ज होगा, तो ये सबसे अधिक स्थायी होगा। उसके बाद थर्ड वाला स्थायी होगा, उसके बाद दूसरा, और ये न के बराबर स्थायी होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तृतीयक या तीसरा मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी है, उसके बाद दूसरा मुक्त मूलक है जिस पर 2 CH3 समूह है, उसके बाद एक मुक्त मूलक है जिस पर एक CH3 समूह है, और जिस पर कोई भी CH3 समूह नहीं है वह सबसे कम स्थायी होगा। यही हमारी स्थायित्व का क्रम हो गया। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मुक्त मूलकों को स्थायित्वता के इस क्रम को की व्याख्या CH3 समूह के प्लस आई प्रभाव के द्वारा की जा सकती है। आप याद रख सकते हैं प्लस आई प्रभाव क्या होगा, जो जिसका भी प्लस आई प्रभाव, जिसे यहाँ CH3 का प्लस आई प्रभाव था, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को किसकी ओर धकेलेगा, इस सेंट्रल वाले कार्बन की तरफ, ठीक है। ओके, हो गया। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, वह है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बेंजीलिन मुक्त मूलक एलिलिक मुक्त मूलक की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, क्यों। अब स्थायित्व जहाँ भी देखना होता है तो हम किसके माध्यम से देखते हैं, अनुनाद के माध्यम से देखते हैं। तो अनुनाद के माध्यम से देखेंगे, परंतु उसके पहले हम क्या करेंगे, इसे क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। हो गया, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ कि बेंजीलिक मुक्त मूलक एलिलिक मुक्त मूलक की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। उसके बाद देखिए, अनुनाद, जिसके लिए अनुनाद संरचना जितनी ज्यादा बनती है, अनुनाद संरचना जितनी ज्यादा होगी, तो लिख सकता हूं मैं, अनुनाद संरचना जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जैसे आप सभी को पता है कि बेंजीन अपनी अनुनाद संरचनाएं कितनी बनाता है, 5।
तो 5 अनुनाद संरचना होने के कारण यह अगर कोई इसकी अपेक्षा कम अनुनाद संरचना बनाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एलिलीन दे रखा है तो एलिलीन की केवल एक अनुनाद संरचना दिखाई गई है, तो इसकी केवल 2 अनुनाद संरचनाएं, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, तो 2 अनुनाद संरचनाएं। अतः जिसके लिए अनुनाद संरचना जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। अब हम एग्जाम्पल जो हमें दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए अनुनाद संरचना भी बनाएंगे। जो फर्स्ट है एलिलील, तो एलिलील का सूत्र क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मुक्त मूलक हो गया हमारा। अब यहाँ जो अनुनाद बन सकता है वो कैसे कैसे बन सकता है, अब ये इधर पे मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे टी लगा करके लिखूंगा, ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक, तो इसकी अनुनाद संरचना क्या हो सकती है, इसके अनुनाद संरचना ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये मुक्त मूलक क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा, तो ये क्या हो सकती है, CH2 मुक्त मूलक क्या हो गया, ठीक, ये हो गया, और CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ठीक, ये हमारी तो एक अनुनाद संरचना ये हो गई और एक अनुनाद संरचना ये हो गई। तो हमारे जो एलिलील है, तो एलिलील के लिए कितनी मुक्त मूलक के लिए कितनी संरचना बनी, दो, दो अनुनाद संरचना बनी। उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम, इसको मिटा के बेंजीलिन के लिए, तो बेंजीलिन के लिए देख लेते हैं, तो बेंजीलिन का सूत्र क्या है, ये हमारा बेंजीलिन हो जाएगा भी CH2। ठीक, बेंजीलिन मुक्त मूलक है तो मुक्त मूलक लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। ठीक, अब इसकी अनुनाद संरचना क्या होगी, तो अनुनाद संरचना क्या होगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ठीक, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो सही उसी जगह पर रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, ये हमारा मुक्त मूलक, मुक्त मूलक क्या हो जाएगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये हट गया, इसको हटा देते हैं हम। ओके, उसके बाद अब इसकी और अनुनादी संरचना होगी, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक, और यहाँ स्पेस हो जाएगा, तो ये तीसरी अनुनादी संरचना होगी, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये CH2 हो गया। उसके बाद अनुनादी संरचना क्या होगी, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला CH2 हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट अनुनादी संरचना क्या होगी, ये हो गया, ये हो गया, और ये डबल बॉन्ड वापिस किस पे आ जाएगा, इस पे, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH2 डॉट हो गया, मुक्त मूलक हो गया। तो बेंजीलिन की कितनी मुक्त संरचना बनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी अनुनादी संरचनाएं हो गई, 5। तो बेंजीलिन की कितनी अनुनादी संरचनाएं, 5। अतः मैंने आपको बताया था कि जिसके लिए अनुनादी संरचनाएं जितनी ज्यादा, उसके लिए अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना जितनी ज्यादा, उसके लिए स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा। अतः बेंजीलिन की अनुनादी संरचनाएं 2 है, जबकि नहीं, बेंजीलिन की क्या, एलिलील की तो 2 है और बेंजीलिन की 5 है, तो किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, बेंजीलिन का। तो अतः हम कह सकते हैं कि बेंजीलिन के लिए स्थायित्व अधिक होगा। तो बेंजीलिन मुक्त मूलक में अनुनाद अधिक पाया जाता है, अधिक अनुनाद के कारण इसकी ऊर्जाएं कम हो जाती है और स्थायित्व अधिक हो जाती है। आप एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि जिसके लिए एनर्जी जितनी कम होगी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और जिसके लिए एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा, ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो अनुनादी संरचना के कारण ऊर्जा में कमी आ जाती है और स्थायित्व में अधिक हो जाती है, इसे ही एलिलिक मुक्त मूलक, ठीक है, एलिलिक मुक्त मूलक की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ठीक, उसके बाद हम जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा कार्ब केटाइन। जो हमने मुक्त मूलक नहीं, मुक्त मूलक क्या, जो मध्यवर्ती पढ़े थे उसमें देखा था कि 6 प्रकार से, तो जो हमने फर्स्ट है मुक्त मूलक हो गया, और तो अब सेकंड होगा हमारा कार्ब केटाइन। तो इसको कार्ब केटाइन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी तरफ से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि हमने
यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड की डाल चुके हैं। इसी प्रकार हम पूरे 6 सेमेस्टर के लिए आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।